नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा अपने YouTube चैनल टारगेट विथ महेंद्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पुष्यभूत वंश के बारे में बातचीत करेंगे। पुष्यभूत वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था उसका नाम था हर्षवर्धन। लेकिन जब तक हम शुरू से कहानी को नहीं समझेंगे तब तक हम उसके मेन शासक को नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं उसके प्रारंभिक शासकों से। तो यहाँ पर दोस्तों हम हेडिंग डाल रहे हैं पुष्यभूत वंश। और किसी भी वंश को हम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसके संस्थापक की बात करते हैं। तो अगर आ जाए कि पुष्यभूत वंश का संस्थापक कौन था तो उसका नाम है पुष्यभूत। उसका नाम है दोस्त पुष्यभूत। और अगर हम बात करें कि हर्षचरित में पुष्यभूत की तुलना किससे की गई है, हर्षचरित में तो पुष्यभूत की तुलना हर्षचरित में इसकी तुलना चंद्र से की गई है। चंद्र से की गई है। और हर्षचरित को किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। तो पुष्यभूत वंश का संस्थापक कौन हो गया? पुष्यभूति। हर्षचरित में इसकी तुलना किससे की गई है? चंद्र से की गई है। अब बात ये आता है कि किस स्थान पर पुष्यभूत वंश का उदय हुआ। तो आप देखेंगे थानेश्वर में। कहाँ पर हुआ है इसका उदय? थानेश्वर में। थानेश्वर कहाँ पड़ता है? अंबाला ज़िले में। थानेश्वर कहाँ पड़ता है? अंबाला ज़िले में। और अंबाला ज़िला किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। तो आप कह सकते हैं हरियाणा के अंबाला ज़िले के थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूत वंश का उदय हुआ और इसका संस्थापक पुष्यभूति था। अब बात करते हैं कि पुष्यभूति की जाति क्या थी, किस जाति का था पुष्यभूत। तो अगर आप जो है ह्वेनसांग का विवरण पढ़ेंगे, अगर आप ह्वेनसांग का विवरण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यह फीसे जाति का था। यह फीसे जाति का था। अब फीसे जाति किसे कहते हैं? वैश्य को कहते हैं। किसे कहते हैं? वैश्य को। यानी कि ह्वेनसांग के अनुसार पुष्यभूति जो था वह वैश्य जाति का था। अगर आप केपी जायसवाल के अनुसार पढ़ेंगे तो केपी जायसवाल के अनुसार जो ये जाति थी ये क्षत्रिय जाति थी। ये क्षत्रिय थे। ये क्षत्रिय थे। लेकिन यहाँ पर जो सर्वमान्य तथ्य है, ह्वेनसांग वाला तथ्य है कि जो पुष्यभूति वंश के शासक हुए हैं वो वैश्य जाति के हुए हैं। इसी प्रकार से आप देखें जो गुप्त वंश के शासक हुए हैं वो भी जो है वैश्य जाति के हुए हैं, है ना। रोमिला थापर ने सिद्ध कर दिया है कि गुप्त वंश के शासक वैश्य जाति के थे और ह्वेनसांग ने यह सिद्ध कर दिया है कि पुष्यभूति वंश के जो शासक थे वो भी वैश्य जाति के थे। अब बात करते हैं कि इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक है उसका नाम है प्रभाकर वर्धन। उसका नाम है प्रभाकर वर्धन। और जो प्रभाकर वर्धन है वह पुष्यभूत का पुत्र है और इसी को ही जो है पुष्यभूत वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं प्रभाकर वर्धन के बारे में। अगर हम प्रभाकर वर्धन के पत्नी की बात करें तो प्रभाकर पत्नी का नाम था यशोमती। इसकी पत्नी का नाम था यशोमती जो बहुत ही खूबसूरत थी। और प्रभाकर वर्धन तथा यशोमती से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। कितने पुत्र उत्पन्न हुए थे? 2। एक का नाम था राज्यवर्धन और दूसरे का नाम था हर्षवर्धन। एक का नाम था राज्यवर्धन और दूसरे का नाम था हर्षवर्धन। और इन दोनों से एक पुत्री का भी जन्म हुआ था और उस पुत्री का नाम था राजश्री। उस पुत्री का नाम था राजश्री। और राजश्री का विवाह जो हुआ था वह कन्नौज के मौखर शासक ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। राजश्री का जो विवाह हुआ था कन्नौज के मौखर शासक ग्रहवर्मा के साथ विवाह हुआ।
तो अगर पूछा जाए कि प्रभाकर वर्धन की पुत्री जो थी उसका विवाह किसके साथ हुआ है, तो ग्रहवर्मा के साथ इसका विवाह हुआ है। ठीक है। और अगर प्रभाकर वर्धन का अन्य नाम की जिक्र आ जाए कि इसका अन्य नाम क्या था, तो इसका अन्य नाम था प्रतापशील। इसका अन्य नाम था प्रतापशील। और अगर प्रभाकर वर्धन की उपाधि पूछ ले तो प्रभाकर वर्धन की उपाधि थी परम भट्टारक। इसकी उपाधि थी परम भट्टारक। ठीक है। और दूसरी उपाधि थी इसकी महाराजा धीराज। दूसरी उपाधि थी इसकी महाराजा धीराज। तो यहाँ पर देखिए पुष्यभूत वंश का संस्थापक पुष्यभूत, हर्षचरित में इसकी तुलना चंद्र से की गई है। इसका विकास थानेश्वर में हुआ जो कि हरियाणा के अंबाला ज़िले में स्थित है। ह्वेनसांग ने इनको फीसी जात का बताया है, यानी कि वैश्य। के.पी. जायसवाल ने इनको क्षत्रिय बताया है। वास्तविक संस्थापक है प्रभाकर वर्धन, पत्नी है यशोमती। और प्रभाकर वर्धन और यशोमती से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पहले का नाम राजवर्धन, दूसरे का नाम हर्षवर्धन। एक पुत्री हुई जिसका नाम है राजश्री, और राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखर शासक ग्रहवर्मा के साथ हुआ है। प्रभाकर वर्धन का अन्य नाम है प्रतापशील, और प्रभाकर वर्धन की उपाधि है परम भट्टारक या महाराजा धीराज। 2 उपाधियाँ धारण किया था। आगे देखते हैं दोस्त। आगे देखते हैं। आप देखेंगे कि प्रभाकर वर्धन के अंतिम दिनों में, प्रभाकर वर्धन के अंतिम दिनों में हूण आक्रमण हुआ। प्रभाकर वर्धन के अंतिम दिनों में हूण आक्रमण हुआ, जिसे रोकने के लिए उसने अपने पुत्र राजवर्धन को भेजा और राजवर्धन को सफलता मिली, और राजवर्धन को इसमें सफलता हुई। यानी कि प्रभाकर वर्धन के दिनों में जो हूण आक्रमण हुए उसको पराजित करने के लिए उसने राजवर्धन को भेजा, और राजवर्धन ने हूणों को पराजित कर दिया। लेकिन इसी बीच प्रभाकर वर्धन का तबीयत खराब हो गया। ठीक है। और जब तबीयत खराब हो गया तो राजवर्धन वापस आया। कहाँ वापस आया है? थानेश्वर में वापस आया। लेकिन जब तक वह थानेश्वर पहुँचता उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। पिता की जो है मृत्यु हो गई थी। अब जब पिता की मृत्यु हो गई थी तो राजवर्धन को अब गद्दी पर बिठाना बहुत ही ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अगर शासक गद्दी पर आसीन नहीं होगा तो प्रजा व्याकुल हो जाएगी। तो अब जिसका राज्यारोहण होता है उसका नाम है राजवर्धन। उसका नाम है दोस्तों राजवर्धन। अब राजवर्धन अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी था। तभी उसको सूचना मिलती है कि उसकी बहन राजश्री को कैद कर लिया गया है। उसकी बहन राजश्री को कैद कर लिया गया है। और किसने कैद किया है? मालवा के शासक। किसने कैद किया है? मालवा के शासक देवगुप्त। मालवा के शासक देवगुप्त तथा गौड़ के शासक शशांक ने। जैसे ही वह गद्दी पर बैठा उसको सूचना मिली कि मालवा के शासक देवगुप्त तथा गौड़ शासक बंगाल के शासक शशांक ने उसकी बहन को कैद कर लिया है और उसके बहन के पति यानी कि ग्रहवर्मा की हत्या कर दिया है। ग्रहवर्मा की हत्या कर दी गई है ना। तो वह ग्रहवर्मा की हत्या का बदला लेने के लिए एक बड़ी सेना लेकर मालवा जाता है। एक बड़ी सेना लेकर
मालवा जाता है और देवगुप्त की हत्या कर देता है, और देवगुप्त की हत्या कर देता है, ठीक है। लेकिन धोखे से शशांक राज्यवर्धन की हत्या कर देता है, राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि राजवर्धन ने अपने बहनोई की हत्या का बदला ले लिया, देवगुप्त को मार डाला, लेकिन बाद में जो है शशांक ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दिया। शशांक ने कहा कि हम आपके वीरता से प्रभावित हो गए हैं और अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। तो राजवर्धन बड़ा खुश हुआ कि अब तो शशांक हमारा संबंधी हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वह शशांक के चंगुल में फंसा, वैसे ही शशांक ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और आप देखेंगे इसके बाद जो गद्दी पर बैठता है उसका नाम है हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन जो है 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक कन्नौज की या थानेश्वर की गद्दी पर शासन करता है, और उसका राज्याभिषेक 606 में होता है। तो यहीं से जो है हर्ष संवत का प्रारंभ होता है। तो अगर कोई पूछे कि हर्ष संवत कब शुरू हुआ है, तो 606 ईस्वी में, क्योंकि हर्षवर्धन का जो राज्याभिषेक हुआ है वह 606 ईस्वी में हुआ है। अगर हम हर्षवर्धन के उपाधि की बात कर लें, तो हर्षवर्धन की उपाधि है हर्षवर्धन की उपाधि है महाराजाधिराज। हर्षवर्धन की उपाधि है महाराजाधिराज। हर्षवर्धन की उपाधि है महाराजाधिराज। इसके अलावा इसकी उपाधि है परम भट्टारक। इसके अलावा इसकी उपाधि है परम सौगात। इसके अलावा इसकी उपाधि है परम सौगात। इसके अलावा इसकी उपाधि है महेश्वर। इसके अलावा इसकी उपाधि है सकलो तरा पथ नाथ। इसके अलावा इसकी उपाधि है मगध राज। इसके अलावा इसकी उपाधि है मगध राज। इसके अलावा इसकी उपाधि है शिलादित्य। तो आप देखेंगे एक बड़ा सम्राट है, कौन? हर्षवर्धन। इसीलिए इसने बहुत सारी, महाराजाधिराज, बड़ा शासक, परम भट्टारक जो है, परम भट्टारक मतलब महान वीर, परम सौगात, इसका भी मतलब वही है। महेश्वर मतलब भगवान शंकर का अनन्य उपासक। सकलोपथरात मतलब उत्तरापथ का स्वामी। मगध राज, मगध पर भी इसका अधिकार हो गया था शशांक की मृत्यु के बाद। शिलादित्य इसको ह्वेनसांग ने कहा है, ह्वेनसांग ने इसका नाम शिलादित्य रखा है। तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका अब आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे आप देखिएगा कि जब जो है हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा तो उसके सामने दो समस्या थी। हर्षवर्धन के सामने दो समस्या थी। पहली समस्या थी राजश्री को शशांक के कैद से मुक्त करना, शशांक के कैद से मुक्त करना, और दूसरा था शशांक को मौत के घाट उतारना, शशांक को मौत के घाट उतारना, क्योंकि शशांक की वजह से ही उसके भाई राजवर्धन की हत्या हुई थी। शशांक ने ही राजवर्धन की हत्या किया था। तो दो समस्या थी, और वह जब समस्या में लीन था, परेशान था, तभी हर्ष के ममेरे भाई, जिसका नाम था भांड ने यह सूचना दिया हर्ष को कि जो राजश्री है
वह विंध्याचल के जंगल की तरफ गई है, विंध्याचल के जंगल की तरफ गई है। अब हर्षवर्धन को यह जानकारी मिल गई कि हमारी बहन जो है विंध्याचल के जंगलों की तरफ गई है। अब एक बौद्ध विद्वान था जिसका नाम है दिवाकर मित्र। अब हर्षवर्धन ने दिवाकर मित्र को साथ में लिया, तो दिवाकर मित्र के साथ वह राजश्री को खोज निकाला, राजश्री को खोज निकाला। और जिस समय खोज निकाला उस समय राजश्री जो है सती होने जा रही थी, उस समय राजश्री सती होने जा रही थी। अब हर्षचरित में इसका वर्णन किया गया है कि दिवाकर मित्र की सहायता से हर्षवर्धन उसे तब खोज निकाला जब वह सती होने जा रही थी। बहुत अच्छा है, जैसे फिल्म में होता है हीरो हीरोइन को तभी बचाने पहुंच जाता है जब उसका चीरहरण होने वाला है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ जब वो पैर अग्नि पर रखने वाली थी तभी हर्षवर्धन उसको बचाने आ जाता है और कहता है बहना आपको मरने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आ गया है। और अपनी बहन को लेकर के वह कन्नौज पहुंचता है और अपने बहन के साथ वह कन्नौज की गद्दी पर बैठता है और अपनी जो राजधानी थी थानेश्वर, अपनी राजधानी जो थानेश्वर थी उसके स्थान पर उसने अपनी भी राजधानी क्या बना लिया, कन्नौज बना लिया। तो इस प्रकार से उसने अपनी बहन को बचा लिया। अब बचता कौन है, शशांक बचता है। अब शशांक से उसका युद्ध हुआ, शशांक से युद्ध हुआ, ठीक है, हारा कि जीता, इसका उल्लेख ना तो हर्षचरित करता है और ना ही इसका उल्लेख ह्वेन सांग करता है। दोनों ने हर्षचरित ने भी और ह्वेन सांग में भी जो है इसका कोई उल्लेख नहीं है कि हर्षवर्धन ने शशांक से कोई युद्ध किया था। लेकिन एक किताब है, बौद्ध किताब, उसका नाम है आर्य मंजूश्री मूल कल्प। एक बौद्ध किताब है आर्य मंजूश्री मूल कल्प। यहाँ से पता चलता है कि शशांक को हर्ष ने पराजित किया, हर्ष ने पराजित किया। किसको पराजित किया, शशांक को, ठीक है। अब पता नहीं कितना सच्चाई है कितना गलत है, क्योंकि हर्षचरित में लिखा होता तो भी सटीक उत्तर पता चलता, ह्वेन सांग लिखता तो भी सटीक। अब आर्य मंजूश्री मूलकल्प बाद में लिखी गई है तो इसमें कितनी सच्चाई है इसका कोई विवरण नहीं है हमारे पास, लेकिन यहाँ से पता चलता है कि हर्ष ने शशांक को पराजित किया था। अब बात करते हैं कि हर्ष के साम्राज्य में कितने राज जाते थे। तो हर्ष के साम्राज्य में 5 राज जाते थे। हर्ष के साम्राज्य में कितने राज जाते थे, 5 राज जाते थे। हर्ष के साम्राज्य में पंजाब शामिल था, हर्ष के साम्राज्य में कन्नौज शामिल था, हर्ष के साम्राज्य में मिथिला शामिल था, और हर्ष के साम्राज्य में गौड़ शामिल था, और हर्ष के साम्राज्य में उत्कल शामिल था, है ना। तो पंजाब समझ रहे हैं, कन्नौज भी समझ रहे हैं यूपी में, मिथिला बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर है, गौड़ मतलब बंगाल होता है, उत्कल मतलब उड़ीसा होता है ना। तो इतने सारे राज्य जो है हर्षवर्धन के साम्राज्य में शामिल थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर्ष ने गुजरात पर भी आक्रमण किया था, और गुजरात का जो शासक था उसका नाम है ध्रुवसेन। गुजरात का जो शासक है उसका नाम है ध्रुवसेन। गुजरात पर आक्रमण करके उसने ध्रुवसेन को पराजित कर दिया, लेकिन बाद में उसने ध्रुवसेन से अपने पुत्री का विवाह कर दिया, अपनी पुत्री का जो है विवाह कर दिया। तो इस प्रकार से आप देखते हैं गुजरात के ध्रुवसेन को पराजित करने के बावजूद भी उसने उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया, उसके राज्य को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि अपनी पुत्री का विवाह उससे करके अपने संबंध को और मजबूत कर लिया, है ना। हर्षचरित में लिखा गया है कि उसने सिंध के राजा को पराजित कर दिया था, सिंध के राजा को पराजित कर दिया था। लेकिन चूँकि सिंध का जो राजा था वह शूद्र था, और इसके साथ साथ
वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके साथ साथ वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो आप देखेंगे हर्षवर्धन भी बौद्ध धर्म का अनुयायी है। तो इस वजह से उसने सिंध राज को जो है हराने के बावजूद भी सिंध प्रांत को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्त। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं मित्र। ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दें। ओके, अब आप आके देखिएगा दोस्त, हर्षवर्धन ने जो है कश्मीर पर भी आक्रमण किया था। हर्षवर्धन ने कश्मीर पर आक्रमण किया। अच्छा, कश्मीर पर आक्रमण करने की वजह क्या थी? कश्मीर पर आक्रमण करने की वजह क्या थी? कश्मीर में हर्षवर्धन ने सुन रखा था कि भगवान बुद्ध का जो है दांत है, तो दांत को पाने के लिए उसने कश्मीर के राजा से कहा कि आप हमको जो है बुद्ध का दांत दे दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन उसने जो है बुद्ध का दांत नहीं दिया। अतः हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण किया और बुद्ध का दांत उठा लाया। बुद्ध का दांत उठा लाया। और ऐसा जिसने लिखा है उसका नाम है राधा कुमुद मुखर्जी। ऐसा जिसने लिखा है उसका नाम है राधा कुमुद मुखर्जी। राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण करके वहाँ से भगवान बुद्ध का दांत उठा लाया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक राज्य है कामरूप, और कामरूप का जो शासक था उसका नाम है भास्कर बर्मन। उसका नाम है भास्कर बर्मन। भास्कर बर्मन का उसने अपने साम्राज्य में विलय नहीं किया, कामरूप का विलय नहीं किया। भास्कर बर्मन भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, हर्षवर्धन भी जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसीलिए उसने भास्कर बर्मन के साथ मित्रता कर ली। अब आप देखिएगा उसकी जो दुश्मनी हुई है भयंकर, और उसका जो भयंकर युद्ध हुआ है वह दक्षिणा पथ नाथ से हुआ है। और दक्षिणा पथ नाथ किसे कहा गया है? पुलकेशिन द्वितीय को। पुलकेशिन द्वितीय को। अब पुलकेशिन द्वितीय से इसका युद्ध हुआ है। अब पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध हुआ है, इसके बारे में उल्लेख ना तो हर्षचरित में किया गया है और ना ही ह्वेनसांग ने किया है। बस इन्होंने इतना जो है वर्णन किया है कि जो है उत्तरापथ स्वामी यानी कि हर्षवर्धन एक बड़ी सेना लेकर के इतना तीव्र गति से नर्मदा नदी के तट पर जाता है कि इतनी धूल उड़ रही थी कि एक सैनिक दूसरे सैनिक का मुख नहीं देख पा रहा था। इसके बाद हर्ष जीता कि हारा, ह्वेनसांग भी कुछ नहीं बोलता है, हर्षचरित में भी बाणभट्ट कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि रिजल्ट अपोजिट था। इसका उल्लेख करता है रविकीर्ति अपने यहोल अभिलेख में। वह लिखता है कि हर्षवर्धन जितने ही तीव्रता के साथ आया था नर्मदा के तट पर, पुलकेशिन ने उतनी बुरी तरीके से उसको हराया था और दुगनी गति से वह कन्नौज भाग गया था, है ना। तो आप देखेंगे जो है इस पर इसका परिणाम क्या निकलता है, ना तो हर्षचरित में लिखा गया है और ना ही इसका वर्णन ह्वेनसांग करता है। ठीक है, एक रविकीर्ति है जो पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि है, उसने एक लेख लिखा है। उस लेख का नाम है यहोल लेख, और इस यहोल लेख में बताया गया है कि इस युद्ध में जो नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया, जो नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया, इसमें जो विजयी हुआ है वह पुलकेशिन द्वितीय था। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। तो मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हर्षवर्धन किस राजा से हारा था? तो चालुक वंश के राजा से हारा था, उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यहोल लेख से मिलती है। और यहोल लेख का रचयिता कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? रविकीर्ति। ठीक है, हर्षवर्धन केवल युद्ध ही नहीं करता था, बल्कि हर्षवर्धन एक विद्वान भी था और विद्वानों का आश्रयदाता भी था।
हर्षवर्धन ने 3 किताब लिखा है। एक किताब का नाम है नागानंद, दूसरी किताब का नाम है रत्नावली और तीसरी किताब का नाम है इसके प्रियदर्शिका। तो आप देखेंगे कि हर्षवर्धन एक महान योद्धा के साथ साथ एक कवि भी था, एक विद्वान भी था। उसने संस्कृत भाषा में 3 ग्रंथ लिखा है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इसके दरबार में विद्वान भी रहते थे। पहला विद्वान तो बाणभट्ट ही था और बाणभट्ट ने आप देखेंगे 2 किताब लिखा है। पहला किताब है उसका हर्षचरित और दूसरा किताब है उसका कादंबरी। कादंबरी जो है वह उपन्यास है और हर्षचरित में जो है हर्ष के विजयों का उल्लेख है। हर्षवर्धन ने कौन कौन से राज्य जीते हैं उसका उल्लेख है। लेकिन हर्षचरित की एक कमी है कि महत्वपूर्ण अवसरों पर यह शांत रहती है। जैसे शशांक के साथ हर्षवर्धन ने युद्ध किया, इसमें हर्षवर्धन हारा कि जीता इसका उल्लेख हर्षचरित नहीं करता है। पुलकेशिन द्वितीय से हारा या जीता इसका भी उल्लेख हर्षचरित नहीं करता है। इसके अलावा हर्षवर्धन के दरबार में एक और विद्वान थे, उनका नाम है मयूर, और मयूर ने किताब लिखा है सूर्य शतक। मयूर ने किताब लिखा है सूर्य शतक या मयूर शतक, दोनों एक ही है किताब। अब जो मयूर था यह कुष्ठ रोगी था, तो इसने जो है भगवान सूर्य की पूजा की और जिससे इसका जो कुष्ठ रोग था वो दूर हो गया। और बाद में अदर किसी को अगर कुष्ठ रोग की बीमारी होती है तो उसका इलाज कैसा होगा, अगर सूर्य शतक, मयूर शतक को आप पढ़ते हैं तो आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा इसके दरबार में एक और विद्वान रहते थे जिसका नाम था जयसेन। ग्रंथ का पता नहीं चलता है कि कौन सा ग्रंथ इन्होंने लिखा था। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है मित्र, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके दरबार में एक चीनी यात्री आया था और उसका नाम है ह्वेनसांग। यह भारत में जानते हैं कब आया है? 629 ईस्वी में आया है। और यह भारत में जानते हैं कब से रहा है? 645 ईस्वी तक भारत में रहा है। तो ह्वेनसांग कहाँ का निवासी है? तो ह्वेनसांग चीन का निवासी है। कहाँ का निवासी है दोस्त? चीन का निवासी है। कब भारत में आया है? 629 ईस्वी में। कब भारत से गया है? 645 ईस्वी में। अगर ह्वेनसांग के हम अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम है युआन च्वांग। और दूसरा नाम है इसका स्वान च्वांग। ठीक है, तो इसका जो नाम है वह है युआन च्वांग, है ना। और अगर हम इसकी उपाधि की बात करें तो इसकी उपाधि है यात्रियों में राजकुमार। इसकी उपाधि है यात्रियों में राजकुमार प्लस शाक्य मुनि। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि बताइए यात्रियों में राजकुमार किसे कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। यात्रियों में राजकुमार किसे कहा गया है? तो ह्वेनसांग। और शाक्य मुनि किसकी उपाधि है? तो भी आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि ह्वेनसांग भारत में क्यों आया था, तो 2 वजह से भारत में आया था। पहला, बौद्ध तीर्थ स्थलों को देखने के लिए। पहला, बौद्ध
तीर्थ स्थलों को देखने के लिए, और दूसरा क्या था, बौद्ध ग्रंथों को पढ़ने के लिए, बौद्ध ग्रंथों को पढ़ने के लिए वह भारत आया था। अच्छा, पाटलिपुत्रा कभी जो है पूरे भारत की सबसे समृद्धशाली राजधानी हुआ करती थी, लेकिन अगर आपसे पूछे कि ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्रा के बारे में क्या बोला है, तो ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्रा को उजड़ा नगर बोला है। उजड़ा नगर बोला है कि उजड़ा हुआ वीरान नगर है, यहाँ पर किसी चीज़ की कोई बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं हुआ है, बहुत अच्छी नहीं देखने में लग रही, क्योंकि उस समय पाटलिपुत्र का कोई मतलब नहीं था। उस समय का जो राजा था बड़ा हर्षवर्धन, और उसकी राजधानी कन्नौज थी, तो कन्नौज को उसने सुशोभित किया था, ना कि पाटलिपुत्रा को। यही वजह है ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र को उजड़ा नगर बोला है। आपने देखा होगा हर्षवर्धन की एक उपाधि थी शिलादित्य, और हर्षवर्धन को शिलादित्य का जो उपाधि दिया है वह ह्वेनसांग ने ही दिया है। तो शिलादित्य नाम हर्षवर्धन को किसने दिया है, तो आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग ने दिया है। अच्छा, ह्वेनसांग बड़ा चालू टाइप का आदमी था, वह हर्षवर्धन की तो चाटुकारिता करता ही है। आप देखेंगे वह गौड़ शासक शशांक के पास भी गया है, शशांक के पास भी गया है ना। और शशांक के पास गया ही नहीं, बल्कि शशांक की क्या की है, प्रशंसा की है। शशांक की क्या की गई है, प्रशंसा की है। अब बताओ, हर्षवर्धन का कभी शशांक से अच्छा संबंध नहीं रहा है, क्योंकि शशांक की वजह से ही राजवर्धन की हत्या हुई है, लेकिन फिर भी ह्वेनसांग गौड़ नरेश शशांक के पास पहुंचता और उसकी प्रशंसा करता है। इसके अलावा आप देखेंगे ह्वेनसांग पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के दरबार में भी जाता है, नरसिंह वर्मन के दरबार में जाता है और कहता है कि हमने कांची में 10,000 बौद्धों को देखा। कितने बौद्धों को देखा, 10,000 बौद्धों को देखा। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे कि ह्वेनसांग के समय कांची में कितने हजार बौद्ध थे, तो आंसर हो जाएगा 10,000। ह्वेनसांग जब भारत में आया उस समय पल्लव वंश का शासक कौन था, तो आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन था। ठीक है, तो आप देखेंगे वह जो है शशांक के पास भी गया है, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के पास भी गया है, और नरसिंह वर्मन की जो है उसने क्या है, प्रशंसा की है। और यही नहीं, वह चालुक्य वंश के शासक जो है पुलकेशिन द्वितीय के पास भी गया है। किसके पास, पुलकेशिन द्वितीय। अब आप देखिए, आप हर्ष के संबंधी हैं, हर्ष आपको बहुत महत्व देता है, हर्ष आपको जो बौद्ध सभा बुलाता है उसका अध्यक्ष बनाता है, फिर भी आप उसके दुश्मनों के पास जा रहे हैं। चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय के पास गया और इसकी भी क्या करता है, प्रशंसा करता है। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे आपको कि ह्वेनसांग जो है एक बार पंजाब गया था, और पंजाब के रास्ते से वापस लौट रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसे बंदी बना लिया और उसका बलि चढ़ाने वाले थे। और ह्वेनसांग कह रहा था, मुझे लग रहा था कि अब हमारी बलि चढ़ी जाएगी, लेकिन तभी तूफ़ान आ गया और हमारी जान बच गई। हम भागने में क्या हो गए, सफल हो गए, और तूफ़ान आने की वजह से लोग तितर बितर हो गए और ह्वेनसांग ने अपनी जान बचा ली। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के बारे में लिखता है कि हर्षवर्धन अपने कुल आय को 4 भागों में बांटता था, कि कुल आय को 4 भागों में बांटता था। 1/4 भाग वह विद्वानों के ऊपर खर्च करता था, 1/4 भाग वह शिक्षा और साहित्य पर खर्च करता था, 1/4 भाग वह अपने कर्मचारियों पर खर्च करता था, और 1/4 भाग वह स्वयं के ऊपर खर्च करता था। यानी कि बहुत ही अच्छा शासक था। ह्वेनसांग जो है शूद्रों के बारे में लिखता है कि जो शूद्र थे वो इस समय खेती करते थे, वो इस समय क्या करते थे, खेती। तो शूद्रों में आप देखेंगे कि मौर्य काल से ही शूद्रों की स्थिति में सुधार आया है।
शूद्रों को खेती करने का अधिकार दिया गया है, पशुपालन का अधिकार दिया गया है, वाणिज्य व्यापार का अधिकार दिया गया है। तो शूद्रों की स्थिति में सुधार आया है ऐसा कुछ नहीं है, सुधार मौर्य काल में भी आ गया था और यही चीज़ें आज भी जो है देखने को मिल रही थी, है ना। तो इसके आगे हम देखेंगे दोस्त, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है दोस्त वो ले ले। इसके आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा उपासक था। माना जाता है कि सम्राट अशोक के बाद अगर बौद्ध धर्म का किसी ने उत्थान किया है तो वह हर्षवर्धन था। तो हेडिंग डालिएगा कन्नौज की सभा, हेडिंग डालिएगा कन्नौज की सभा। अब देखिए हर्षवर्धन जो है निश्चित समय पर, हर्ष जो है निश्चित समय पर, हर्ष जो है निश्चित समय पर एक सभा बुलाता था, एक सभा बुलाता था। कहाँ सभा बुलाता था? कन्नौज में सभा बुलाता था। और ऐसे ही एक सभा उसने ह्वेनसांग के समय बुलाया, ऐसे ही एक सभा उसने ह्वेनसांग के समय जो है बुलाया। ठीक है, और इस सभा का जो अध्यक्ष बनाया गया वह अध्यक्ष था ह्वेनसांग। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो है विकास के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वह एक निश्चित समय पर जो है सभा बुलाता था कन्नौज में। और ऐसे ही एक सभा उसने ह्वेनसांग के समय बुलाया और ह्वेनसांग को जो है इसका क्या बना दिया? अध्यक्ष, है ना। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि बौद्ध धर्म का कैसे प्रचार किया जाए, कैसे प्रसार किया जाए। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सभा बुलाया, अध्यक्ष ह्वेनसांग को बना दिया। तो जो भारत के ब्राह्मण थे वो नाराज़ हो गए, वो नाराज़ हो गए। नाराज़ इसलिए हो गए कि ह्वेनसांग एक विदेशी आदमी है, उसको अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो हमको क्यों नहीं बनाया जा रहा है। तो ब्राह्मणों ने जिस पंडाल में यह सभा का आयोजन होना था उस पंडाल में उन्होंने आग लगा दिया। और जब आग लगा दिया तो सीधे सीधे उन्होंने ह्वेनसांग को चुनौती नहीं दिया, सीधे सीधे उन्होंने हर्षवर्धन को चुनौती दिया। क्योंकि ह्वेनसांग अपनी इच्छा से थोड़ी अध्यक्ष बना था, हर्षवर्धन ने उसको अध्यक्ष बनाया था। तो हर्षवर्धन ने बहुत सारे ब्राह्मणों की हत्या करवा दी और बहुत सारे ब्राह्मणों को, लगभग 500 ब्राह्मणों को देश से बाहर कर दिया। बोला कि आपने हमारे आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए आपको हमारे राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद आप देखें हर्षवर्धन बहुत बड़ा दानी था। तो दूसरा जो हेडिंग है वो है प्रयाग का महामोक्ष परिषद, प्रयाग का महामोक्ष परिषद। अब देखिए हर्ष जो था वो हर 5वें वर्ष प्रयाग में एक सभा बुलाता था, हर 5वें वर्ष प्रयाग में एक सभा बुलाता था। ह्वेनसांग ऐसा लिखता है कि हर 5वें वर्ष सभा बुलाता था। और जिस समय ह्वेनसांग आया उस समय 6वां सभा था, उस समय 6वां समय जिस समय ह्वेनसांग आया है उस समय 6वां सभा बुलाया गया था। ह्वेनसांग लिखता है कि हर्ष जब प्रयाग पहुंचा है तो सबसे पहले उसने शिव की पूजा किया है और शिव की पूजा करने के बाद उसने सूर्य की पूजा किया है और फिर इसके बाद उसने बुद्ध की पूजा किया है। और बुद्ध की पूजा करने के बाद उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, अपना सब कुछ दान कर दिया। यानी कि कह रहा है कि हर्षवर्धन ने अपने पास कुछ भी चीज़ नहीं रखा, सब कुछ प्रजा में दान कर दिया। और ह्वेनसांग ने ये भी लिखा है कि हमने हर्ष जैसा दानी नहीं देखा, हमने हर्ष जैसा दानी नहीं देखा। यानी कि उसके कहने का मतलब है कि पूरे भारतवर्ष में हर्ष जैसा दानी आदमी कोई नहीं था, है ना। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्त, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं।
ले लिया सारे लोगों ने? ओके। अब अगला हेडिंग है नालंदा। अगला हेडिंग है नालंदा विश्वविद्यालय। तो अगर हम बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। लेकिन जिस समय हर्ष गद्दी पर बैठा था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया था। और बौद्ध धर्म में भी किस शाखा का? महायान शाखा का जो है यह केंद्र बन गया था, महायान शाखा का। यहाँ पर बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित पढ़ाई होती थी। ठीक है। और जिस समय ह्वेनसांग यहाँ आया, जिस समय ह्वेनसांग यहाँ पर आया, यहाँ का जो प्राचार्य था उसका नाम था शीलभद्र। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा है कि जिस समय ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में गया उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचार्य कौन था, कुलपति कौन था? तो आंसर हो जाएगा शीलभद्र था। ठीक है। ह्वेनसांग लिखता है कि यहाँ पर प्रवेश परीक्षा होता था, यहाँ पर जो है प्रवेश परीक्षा होता था जो कि बहुत ही कठिन होता था। और इस प्रवेश परीक्षा में 10% विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हो पाते थे, बाकी जो है फेल हो जाते थे। यानी कि इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो काफ़ी टफ था। ह्वेनसांग इसको पास किया और लगभग 1.5 वर्ष तक जो है यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया। यहाँ पर कितने वर्ष तक शिक्षा ग्रहण किया? 1.5 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण किया। ह्वेनसांग यहाँ लिखता है कि इस विश्वविद्यालय में चिकित्सा शास्त्र की जो शिक्षा थी वह अनिवार्य थी। आपको सभी विषयों तो लेना है लेकिन सभी विषयों में चिकित्सा शास्त्र को ज़रूर लेना है। बिना चिकित्सा शास्त्र को लिए आपका एडमिशन नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी, यहाँ पर दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, यहाँ पर गणित की शिक्षा दी जाती थी, यहाँ पर ज्योतिष की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। ऐसा नहीं है केवल यहाँ चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, चिकित्सा शास्त्र अनिवार्य था, साथ साथ धर्म की शिक्षा, दर्शन की शिक्षा, गणित की शिक्षा, ज्योतिष की भी शिक्षा दी जाती थी। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति हैं शीलभद्र, बहुत सारे टीचर होंगे, बहुत सारे लिपिक होंगे, बाबू होंगे, चपरासी होंगे, है ना। विश्वविद्यालय का मेंटेनेंस भी करवाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो हर्ष ने इस विश्वविद्यालय के लिए 100 गांव दान में दिया था। कितना गांव दान में दिया था? 100 गांव दान में दिया था कि ये 100 गांव में दान में दे रहा हूँ, यहाँ से जो रुपया आएगा वह नालंदा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए प्रयोग होगा। ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय से आप देखेंगे चीन के विद्यार्थी पढ़ने आते थे, तिब्बत के विद्यार्थी पढ़ने आते थे, बर्मा के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। इसके अलावा और भी कई देशों से यहाँ विद्यार्थी पढ़ने आते थे। अगर हम हर्षवर्धन के जो है धर्म की बात करें कि हर्षवर्धन किस धर्म का मानने वाला था, तो अगर हर्षवर्धन के हम पूर्वज की बात कर लें, अगर हर्षवर्धन के हम पूर्वज की बात कर लें तो हर्षवर्धन के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे, भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे। और कैसे पता चलता है कि भगवान शिव सूर्य के उपासक थे? पता ये चलता है कि आप देखेंगे जो है सोनीपत, आप देखेंगे सोनीपत प्लस नालंदा से कुछ सिक्के मिले हैं, नालंदा से कुछ सिक्के मिले हैं जिस पर शिव और नंदी का अंकन है, जिस पर किसका अंकन है? शिव और नंदी का अंकन है। अच्छा, शिव और नंदी का अंकन से मतलब हो गया कि वो किसके उपासक थे? शिव के। और बार बार ये भी कहा गया है शिव की लोग पूजा करते थे। जैसा कि ह्वेनसांग भी लिखता है कि जब प्रयाग में हर्षवर्धन पहुंचा है तो उसने शिव की पूजा किया है, सूर्य की पूजा किया है, बुद्ध की पूजा किया है और इसके बाद उसने अपना सब कुछ दान दे दिया है। तो बात आता है कि अगर हर्षवर्धन पहले सूर्य और शिव का उपासक था तो बाद में किसने उसको बौद्ध धर्म
में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, तो दो लोग थे। पहला जो व्यक्ति है वो है ह्वेनसांग, और दूसरा जो व्यक्ति है वह भी बौद्ध विद्वान है और उसका नाम है दिवाकर मित्र। उसका नाम है दिवाकर मित्र। तो आप देखेंगे ह्वेनसांग और दिवाकर मित्र की वजह से बाद में जो हर्ष है वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। वह बौद्ध धर्म का जो है अनुयायी हो गया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हर्षवर्धन पहले किस धर्म का अनुयायी था, तो आप कहेंगे शैव धर्म का अनुयायी था। बाद में किस धर्म का अनुयायी हुआ है, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ है बाद में, लेकिन पहले वह शैव धर्म का ही अनुयायी था। एक इतिहासकार हैं, उस इतिहासकार का नाम है राधा कुमुद मुखर्जी। उस विद्वान का नाम है राधा कुमुद मुखर्जी। राधा कुमुद मुखर्जी ने कहा है कि हर्ष में किसका मिश्रण था, अशोक का मिश्रण था प्लस समुद्रगुप्त का मिश्रण था। समुद्रगुप्त का मिश्रण था। कह रहा है कि हर्षवर्धन जानते हैं किसके समान था, हर्षवर्धन अशोक और समुद्रगुप्त के समान था। हर्षवर्धन जो है अशोक और समुद्रगुप्त के समान था, लेकिन ये बात गलत है। आप देखेंगे दक्षिण के चोल चेर पांड्य राज को छोड़ दिया जाए तो पूरा भारत अशोक के अंडर में है, और समुद्रगुप्त तो पूरे दक्षिण भारत को भी जीत लिया था। वो बात अलग है कि जीतकर उसको अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था, उनसे टैक्स लिया था, लेकिन उत्तर भारत को तो पूरा जीत ही लिया था। जबकि हर्षवर्धन का साम्राज्य तो पूरा उत्तर भारत भी उसके अंडर में नहीं था। तो हर्षवर्धन को अशोक और समुद्रगुप्त के समान बताना ये सही नहीं है। फिर भी राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार वह अशोक और समुद्रगुप्त के समान था। एक इतिहासकार है जिसका नाम है विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ कहते हैं कि जो हर्ष है यह उत्तर भारत का अंतिम महान शासक था, अंतिम हिंदू महान शासक था। ठीक है, तो हमें यह भी जो है उत्तर बहुत ज़्यादा संतुष्टजनक नहीं लगता है, क्योंकि आप देखेंगे हर्षवर्धन के बाद जो है पाल वंश का शासक देवपाल गद्दी पर बैठता है, और देवपाल का जो साम्राज्य वो हर्षवर्धन से बड़ा है। आप देखेंगे मोहम्मद गोरी से युद्ध करता है पृथ्वीराज चौहान। क्या आप पृथ्वीराज चौहान को नहीं मानते हैं कि वह हिंदू था? क्या आप ये नहीं मानते हैं कि वह उसके अंदर भी महानता थी, वह वीर था? क्या आप शिवाजी को मानते हैं कि वह हर्षवर्धन से कम महान था, या हर्षवर्धन के से कम उसका साम्राज्य था? है ना, बाजीराव के समय तो आप देख रहे हैं दिल्ली का नेतृत्व जो है मराठे कर रहे हैं। तो ये कहना जो है कि हर्षवर्धन अंतिम हिंदू महान शासक था भारत का, मुझे सही प्रतीत नहीं होता है। लेकिन विसेंट स्मिथ के अनुसार वह भारत का अंतिम महान शासक था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्त। हर्षवर्धन के बाद एक और चीनी यात्री भारत में आया था, और उस चीनी यात्री का नाम है इत सिंह। यह चीनी यात्री है, यह हर्षवर्धन के बाद आया है, लगभग 671 ईस्वी में आया है। ठीक है, भारत में आया, हर्षवर्धन के बाद आया है। अब इसका भी क्या वजह है, यह भी बौद्ध तीर्थ स्थलों को देखने आया था। यह भी जो है बौद्ध तीर्थ स्थलों को देखने आया था। ठीक है, तो कोई भी अगर चीनी यात्री आ रहा है तो मात्र वह बौद्ध तीर्थ स्थलों को देखने ही आ रहा है, बाकी और कोई वजह नहीं है। अगर कोई भोजे दूत के रूप में आया तो गलत है, दूत के रूप में नहीं आया था। इस सिंह बौद्ध स्थलों को देखने आया था। और दूसरा जो हो सकता है, बौद्ध ग्रंथों को पढ़ने आया था, बौद्ध ग्रंथों को पढ़ने आया था। लेकिन समस्या क्या थी कि कनिष्क के समय से ही बौद्ध ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में होने लगी थी। यही वजह है कि इत सिंह ने 3 वर्ष भारत में रहकर संस्कृत सीखा।
3 वर्ष भारत में रहकर संस्कृत सीखा और संस्कृत सीखने के बाद उसने सुत्त पिटक, उसने विनय पिटक, उसने अभिधम्म पिटक के लगभग 400 प्रतियां चीन ले गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिपिटक किसे कहते हैं बौद्ध धर्म के, तो त्रिपिटक है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक की रचना किसने किया है? आनंद ने। इसमें गौतम बुद्ध के सुंदर विचार हैं। विनय पिटक की रचना किसने किया है? उपाले ने। इसमें भिक्षुओं के नियम हैं। अभिधम्म पिटक की रचना किसने किया है? मोगलीपुत्र तिस्स ने। इसमें बौद्ध धर्म का दार्शनिक सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इस सिंह जो है नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, प्लस विक्रमशिला विश्वविद्यालय, है ना, विश्वविद्यालय की जो है वर्णन किया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय का भी इसने वर्णन किया है। और साथ ही साथ इसने जो है हर्षवर्धन की भी बड़ाई किया है। बोला कि हर्षवर्धन जो है यह बहुत ही जो है विद्या प्रेमी है, यह बहुत ही क्या है? विद्या प्रेमी है, प्लस बहुत ही दानवीर है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि हर्षवर्धन के बाद ह्वेनसांग के बाद कौन आया, तो इस सिंह आया। कब आया? 671 ईस्वी में। क्यों आया? बौद्ध तीर्थ स्थलों को देखने और बौद्ध ग्रंथों को पढ़ने। कितने साल भारत में रहा? 3 साल। क्या सीखा? संस्कृत। किस किस ग्रंथों की प्रतियां भारत से ले गया? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। किस किस विद्यालय की वर्णन किया? नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो पाल शासक धर्मपाल ने किया था। हर्षवर्धन का उल्लेख वह किस रूप में करता है? हर्षवर्धन का उल्लेख वह विद्या प्रेमी और दानवीर के रूप में करता है। ठीक है, हर्षवर्धन के अगर हम बात कर लें, अभिलेख की बात कर लें, हर्षवर्धन के अगर हम अभिलेख की बात कर लें, तो हर्षवर्धन ने 2 अभिलेख जारी किया है। पहला जो अभिलेख है वो अभिलेख है बांसखेड़ा अभिलेख। पहला जो अभिलेख है वह है बांसखेड़ा अभिलेख, और यह उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में स्थित है, और इसी में हर्षवर्धन का जो उपाधि है वो परम सौगात उपाधि मिलती है। ठीक है, तो इसका अभिलेख को पहला अभिलेख कौन है? बांसखेड़ा, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में मिलता है, और इसी में इसकी उपाधि क्या मिलती है? परम सौगात। इसके अलावा बांसखेड़ा अभिलेख से आपको क्या जानकारी मिलती है? बांसखेड़ा से आपको जानकारी मिलती है कि अहिछत्र प्रांत है। आप 16 महाजनपद जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर अहिछत्र शब्द का जिक्र किया गया है। अहिछत्र प्रांत में जो है एक ज़िला है, और उस ज़िले का नाम है अंगदिया ज़िला। अंगदिया ज़िला, और अंगदिया ज़िला में एक गांव है, और उस गांव का नाम है मरकट सागर गांव। उस गांव का नाम है मरकट सागर ग्राम। और आप देखेंगे कि अहिछत्र प्रांत के अंगदिया ज़िले में जो मरकट सागर ग्राम है, इस ग्राम को उसने भारद्वाज ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि बांसखेड़ा अभिलेख किसका है, तो हर्षवर्धन का है। परम सौगात उपाधि कहाँ मिलती है? तो बांसखेड़ा अभिलेख में मिलती है ना। भारद्वाज ब्राह्मणों को कौन सा गांव दान में दिया था? तो मरकट सागर, है ना। कहाँ पड़ता है? अहिछत्र प्रांत में पड़ता है। ठीक है, इसी बांसखेड़ा अभिलेख से पता चलता है कि उसके भाई राजवर्धन ने जो है देवगुप्त की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी? देवगुप्त की हत्या कर दी थी। और बाद में राजवर्धन की हत्या धोखे से किसने कर दिया था? शशांक ने कर दिया था। समझ में? इसी अभिलेख से पता चलता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटाते हैं दोस्त। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटाते हैं।
मिटा दे दोस्त। अब दूसरा जो अभिलेख है हर्षवर्धन का, उस अभिलेख का नाम है मधुबन अभिलेख। और जो मधुबन अभिलेख है यह यूपी के आजमगढ़ में मिलता है, आजमगढ़ में मिलता है। किसी किसी किताब में मऊ दे दिया है। अब मधुबन अभिलेख में क्या पता चलता है? मधुबन अभिलेख में यह पता चलता है कि श्रावस्ती प्रांत के सोमकुंडा ग्राम को उसने दान में दे दिया था। सोमकुंडा ग्राम को दान में दे दिया था। ठीक है। ये मधुबन लेख से क्या पता है कि श्रावस्ती प्रांत है। गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा वर्षा काल कहाँ बिताया है? श्रावस्ती में। और श्रावस्ती में एक गांव है, उस गांव का नाम है सोमकुंडा, और इस गांव को उसने दान में दे दिया था बौद्धों को कि अपना खर्च आप चलाइए। ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि हर्ष के समकालीन नेपाल का राजा कौन था? तो हर्ष के समकालीन नेपाल का जो राजा था उसका नाम था अंशु बर्मन। ठीक है। हर्ष के समकालीन जो चीन का राजा था उसका नाम है ताई सुंग। और ताई सुंग ने 3 दूत मंडल भेजे थे। किसके दरबार में भेजे थे? हर्ष के दरबार में भेजे थे। किसके दरबार में भेजे थे? हर्ष के दरबार में भेजे थे 3 दूत मंडल। तो क्वेश्चन पूछता है कि चीन के शासक ताइसुंग ने किसके दरबार में 3 दूत मंडल भेजे थे? तो आंसर हो जाएगा हर्ष के दरबार में 3 दूत मंडल भेजे थे। पहला दूत मंडल आया है लियांग होई किंग के नेतृत्व में। पहला दूत मंडल आया है लियांग होई किंग के नेतृत्व में। दूसरा आया है ली पिए वो के नेतृत्व में। और तीसरा दूत मंडल आया है वांग हुएत नसी के नेतृत्व में। तीसरा दूत मंडल आया है वांग हुएत नसी के नेतृत्व में। तो आप देखेंगे जो है मधुबन लेख में यह पता चलता है कि श्रावस्ती प्रांत के सोमकुंडा ग्राम को उसने बौद्धों को दान में दे दिया था। हर्ष के समकालीन नेपाल का राजा अंशु वर्मन था। हर्ष के समकालीन चीन का राजा ताइसुंग था। चीन के राजा ताइसुंग ने 3 दूत मंडल भेजे थे हर्ष के दरबार में। पहला दूत मंडल लियांग होई किंग के नेतृत्व में आया, दूसरा ली पियाओ के नेतृत्व में आया, और चौथा वांग हुएत नसी के नेतृत्व में भारत आया। एक जो है कश्मीर का शासक है, उसका नाम है हर्ष। ये क्वेश्चन पूछता है कि हर्ष कैसा शासक था? तो हर्ष जो है विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता था। क्वेश्चन ये पूछता है कि कल्हड़ जो है, कल्हड़ किसका आश्रित विद्वान था? तो कल्हड़ हर्ष का जो है आश्रित विद्वान था, और इसी के समय इसने राज तरंगड़ी लिखना प्रारंभ किया। अब क्वेश्चन पूछता है कि बताइए किसके समय उसने पूरा किया? तो कश्मीर का ही शासक है और इसका नाम है जय सिंह। कश्मीर का ही शासक है और इसका नाम है जय सिंह, जिसने 1128 ईस्वी से लेकर 1155 ईस्वी तक शासन किया कश्मीर में। और इसी के समय राज तरंगड़ी जो है पूरा होता है। तो दोस्तों आज हमने जो है
पुष्यभूत वंश के बारे में पढ़ा और पुष्यभूत वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था हर्षवर्धन, उसके बारे में पढ़ा, है ना। हमने जो है ह्वेनसांग के बारे में पढ़ा, इतसिंह के बारे में पढ़ा, है ना। और उसके समय के जो नेपाल के शासक थे, जो चीन के शासक थे, जो चीन से दूत मंडल आए थे, उन सब के बारे में पढ़ा। अगला टॉपिक हम अगले दिन इसको अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर दोस्त अच्छा लगा हो तो इसको खूब लाइक करिएगा, खूब शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू मेरे मित्र।